हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखते हैं जिसमें नए तरह के पदार्थ बनते हैं, उससे पुनः उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना क्या है? ये आपका एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। उसी तरीके से भोजन का पचना, भोजन का पचना ये भी आपका क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। इसके अलावा जो है अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन, इसमें भी क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जब कोयला को जलाते हैं आप, तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जला दीजिए तो क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। आप देखिए, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में आप लोग जलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। और जो जल बनता है ये क्या है? ये द्रव है। और ये दोनों क्या है? गैस है। तो कह सकते हैं कि ये क्या होता है? हाइड्रोजन को आप जलाइएगा तो ये फदफदाहट के साथ जल जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहयोग करता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक नए तरह के पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, वहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल नए गुण वाला। तो हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे। बिहार बोर्ड में डायरेक्ट इससे पूछा गया कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है। जिसका गुण जो है वो पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया में और क्या देखने को मिलता है? रासायनिक अभिक्रिया में और भी जानकारियां मिलेगी। ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा कि इसमें रंग में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है अपक्षेप भी बनता है, यानी विलयन में क्या होगा? ठोस के रूप में अपक्षेप बनेगा। ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो फिर अवशोषण होगा, अवशोषण होता है। ठीक है। तो कुछ मामलों में देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें आवाज भी निकलता है, साउंड भी निकलता है। ठीक है। तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हो सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम के फित्ता लीजिए आप। अब आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम को, ये प्रश्न में आते भी हैं कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग साफ कर लेते हैं। ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं। तो क्यों साफ करते हैं? क्योंकि उसमें अगर खुले वायु में अगर छोड़ दिया जाए तो उस पर एक परत जम जाता है जो उसको जलने नहीं देगा। तो मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन में जलाते हैं तो ये सफेद लौ के साथ जलेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या होता है? एक चूर्ण होता है। एक नए तरह के पदार्थ का यहां पर निर्माण हो रहा है। ठीक है। उसी तरीके से आप एक फ्लास्क लीजिए और फ्लास्क में क्या करिए कि जिंक के टुकड़े को डाल दीजिए। क्या करिए? जिंक के टुकड़ों को डालिए। जिंक के टुकड़े में ले लिए और लेने के बाद क्या है? जिंक को लेने के बाद इसमें आप सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए।
तो यहाँ पर देखिएगा कुछ बुलबुला उठते हुए दिखाई देगा आपको। तो ये क्या है? ये आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जिंक, ठीक है, इसमें जिंक लेकर के इसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं, तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट बनेगा और फिर गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए ये जो मैं लिख रहा हूं इसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया का ये आपका शब्द समीकरण हो गया। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं तो उसको शब्द समीकरण कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकर्मक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकर्मक कहेंगे। अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकर्मक, और जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या हो गया? अभिकर्मक, और ये क्या हो गया? आपका प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे? जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकर्मक, उसको हम लोग बाएं तरफ लिखेंगे LHS में, और जो प्रतिफल बन रहा है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? दाहिने तरफ लिखेंगे। ठीक है, अभिकर्मक अगर दो हो, जैसे यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, अगर दो है तो उसके बीच हम लोग क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लेंगे। अगर इधर भी अगर दो पदार्थ बन रहे हैं तो उसके बीच हम लोग क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लेंगे। अच्छा, अब ये तो शब्द समीकरण है, इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग रासायनिक सूत्र की मदद से भी लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र की मदद से लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसको हम लोग संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं। संकेतों एवं सूत्रों की मदद से। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया यहाँ पे, तो मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम का क्या लिखेंगे हम लोग? Mg लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg। ऑक्सीजन गैस का क्या लिखेंगे हम लोग? O2। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरीके से यहाँ पे जिंक है, तो जिंक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए क्या लिखेंगे? तो H2SO4। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फेट हो गया जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट, और प्लस क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरीके से मैं बताया कि जब देखो दोनों को लिख रहे हैं, दो पदार्थ भाग ले रहा है, तो आप इसके बीच क्या करिए? प्लस का चिन्ह दीजिएगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, रासायनिक समीकरण कितने तरह के होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। एक आपका क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु में, ठीक है, जो परमाणुओं की संख्या होगी वही प्रतिफल के अणुओं में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैग्नीशियम तत्व है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का अणु है। क्या बना रहा है? यहाँ पे एक यौगिक बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित। तो ये क्या है? ये असंतुलित समीकरण है। ये क्या है? असंतुलित समीकरण। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है? ये इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस O2 और MgO, ऐसे लिखे तो ये क्या है? असंतुलित है। क्योंकि इसमें क्या होता है? जो तत्व और यौगिक जो भाग ले रहे हैं उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, अभिकर्मक में, वो प्रतिफल में क्या है? वो परमाणुओं की संख्या के बराबर
नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कहिएगा, इसमें देखिए इधर जिंक और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट लिए, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस निकाला। इसमें देख लीजिए, इसमें जितना परमाणु है उतना ही परमाणु की संख्या इधर है, तो इसको आप लोग कहिएगा संतुलित। अच्छा, असंतुलित समीकरण क्यों नहीं लिखते हैं हम लोग, संतुलित समीकरण क्यों नहीं लिखते हैं? तो संतुलित समीकरण इसलिए लिखते हैं क्योंकि असंतुलित समीकरण लिखेंगे जिसको हम लोग कंकाल समीकरण भी कह सकते हैं, इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये द्रव्यमान के संरक्षण के विरुद्ध होगा, द्रव्यमान के संरक्षण के विरुद्ध होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा संतुलित समीकरण लिखा जाता है, संतुलित समीकरण लिखा जाता है, हमेशा संतुलित समीकरण लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं, तो संतुलित करने के लिए आप क्या करिएगा, संतुलित करने के लिए आप परमाणुओं की संख्या को बराबर करिएगा। तो इसके लिए आप क्या करना है, एक सूची बना लेना है, सूची बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और सूची बनाने के बाद इसको इधर जो बायां पक्ष है तो LHS लिख देते हैं और दायां पक्ष RHS लिख देते हैं। इधर परमाणु लिखे कौन कौन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर मैग्नीशियम आपका 1 है, प्रतिफल में मैग्नीशियम कितना है 1, इसमें ऑक्सीजन कितना है 2 है, प्रतिफल में ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर इससे 2 से गुना कर दिया जाए, ठीक है, और फिर इसको 2 से गुना कर दिया जाए, तो देखिए मैग्नीशियम में दोनों तरफ 2-2 हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, दोनों तरफ 2-2 हो गया, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको संतुलित करिए। जैसे आयरन भाप से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये आपका आयरन ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहां पर देखो Fe2O4 और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको संतुलित करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए इसको संतुलित करने के लिए सूची बनाएंगे, LHS इधर लिख देते हैं और इधर RHS लिख देते हैं। कितने परमाणु हैं सभी को लिख दीजिए, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब यहां पर देखिए आयरन कितना है, इधर 1 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितना है 4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है 4 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे अगर हमको आयरन को 2 बनाना है तो 2 से इधर गुना कर सकते हैं, तो आयरन बराबर हो जाएगा 2-2 दोनों तरफ। मगर देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, तो अगर इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो फिर क्या हो गया, 4-4 दोनों तरफ ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन का 4-4 दोनों तरफ हो गया। मगर हाइड्रोजन देख लीजिए कितना हो गया, 4 गुना 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गुना 8, तो इसको अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 4-4 हो जाएगा। अच्छा एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोग को कि हमेशा जो है ये जो इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लिया जल का फार्मूला H2 होता है, H2O, तो आप संतुलित करते समय आप ये गलती या भूल बहुत बड़ी हो जाएगी जब आप इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, H2O2, यानी आपको फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका जल है और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो गैस है, और ये क्या है, द्रव है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि लिखते समय आप ये गलती बिल्कुल नहीं करें। आप गुना कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए अब समीकरण को और भी हम लोग उपयोगी बना सकते हैं, समीकरण को और भी उपयोगी बनाया जा सकता है।
ठीक है, समीकरण लिखने के फायदे क्या होते हैं? क्योंकि समीकरण लिखने से होता है, रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो वो सभी के लिए समझना आसान हो जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हो जो है वो उसको आसानी से समझ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं आपसे ये पूछ दूं कि इसमें कौन सा ठोस है और कौन सा गैस है, ठीक है, कौन जो है भाग ले रहा है वो गैस है, ठीक है, कौन चीज बन रहा है जो आपका क्या है, आपका द्रव है या ठोस ठोस है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक भौतिक अवस्था को जोड़ सकते हैं इसमें, जिससे ये पता चल जाए, ठीक है, जिससे ये पता चल जाए कि जैसे ये कौन सी अवस्था में है। जैसे मैग्नीशियम क्या होता है, ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बगल में जी लिख देंगे। अब ये क्या बन रहा है, ठोस बन रहा है, तो बगल में एस लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से जिंक क्या है, ठोस है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका ये जल में अगर घुला हुआ है तो हम लोग एक क्यू लिख देंगे। ठीक है, यानी एस से ठोस, एस से ठोस और जी से गैस, और बगल में जी लिखते हैं तो उससे गैस हो गया, और एल लिखते हैं तो वो क्या हो गया, द्रव हो गया। अगर ए क्यू लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जल में, जलीय विलयन, जल में घुला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जल में घुला हुआ होता है। अब क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, तो इसके बगल में एक क्यू लिख देंगे। ठीक है, और फिर प्लस क्या, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो ये गैस बगल में लिख देंगे और एक तीर का निशान ऊपर की ओर लिखेंगे। तो तीर का निशान जब ऊपर की ओर लिखते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं कि गैस का उत्सर्जन हो रहा, गैस का उत्सर्जन हो रहा। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो हम इसे भौतिक अवस्था की जानकारी दे सकते हैं। इसी तरीके से अब मान लिया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका फार्मूला क्या होता है, CO। ठीक है, और ये क्या है, गैस है। अब ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है, ये आपका मीथेन बना देता है, CH3OH। ठीक है, ये भी गैस है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये दोनों गैस है। अब क्या बना रहा है, ये द्रव बना रहा है, तो द्रव के सामने क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अब यहां पर मैंने बताया ना कि द्रव के लिए क्या लिख दिए, बगल में एल लिख दिए, द्रव। अच्छा, ये अगर कितने दाब पे बन रहा है, मान लिया इस पे 340, ठीक है, वायुमंडलीय दाब है, तो इसको आप और भी जानकारी दे सकते हैं, तीर के ऊपर लिख करके और भी जानकारी को इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, तो उसको आप तीर के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। ठीक है, 6H2O क्या बनेगा, C6H12O6 और 6O2 और प्लस 6H2O। यहां पर क्या है, यहां पे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, पत्तियों में जो मौजूद होते हैं हरे रंग का वर्ण, क्लोरोफिल। अच्छा, इसमें और क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की भी जरूरत होती है। तो इस तरह से आप इसमें और भी जानकारियों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको और भी उपयोगी बनाया जा सकता है। अब हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण को देखते हैं, विभिन्न प्रकार का रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है, पहला क्या देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, तत्व या यौगिक, अभिक्रिया करके एक सिंगल पदार्थ का निर्माण करता है, एकल पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर
अभिक्रिया कर एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है। जैसे आप एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोग को, जैसे आप लोग देखे होंगे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका हम लोग पोताई में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग जब जल में घुलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखिए कि दो पदार्थ आपस में मिलकर के क्या बन रहा है, एक नए पदार्थ का, एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। उसी तरीके से जब हम लोग कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, कोयला को, ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको क्या करता है कि साथ साथ में ऊर्जा भी निकलता है, उष्मा ऊर्जा। तो आप जब उस उष्मा ऊर्जा निकल रहा है तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, दाहिनी तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। साथ ही साथ इसको हम लोग कह सकते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जिसमें उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उसको हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये क्या है, आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। उसी तरीके से जब आप लोग ब्रेड भोजन ये सब करते हैं ना, चावल उवल खाते हैं, तो उसमें ग्लूकोज होता है, वो टूट करके क्या होता है कि आपका वो ऊर्जा देता है। तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण हो जाएगा। जैसे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, और ये क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा 6H2O प्लस 6CO2 और प्लस क्या देगा, आपका ये ऊर्जा देगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन के ठीक उल्टा होता है। आप कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल देगा, दो से अधिक प्रतिफल देगा। जैसे देख लीजिए आप लोग, इसमें क्या होगा कि आप चूना पत्थर को ले लीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब गर्म करिएगा तो यहां पर एक डेल्टा का चिन्ह दे दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, उष्मा दे रहे हैं। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये संतुलित है। एक बात ध्यान रखिए कि हर बार भौतिक अवस्था को लिखना जरूरी नहीं होता है। जैसे आपका सॉलिड, यहाँ पे ये ठोस है, ये गैस है, तो हर बार ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से जब हम फेरस सल्फेट को FeSO4, जब इसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड O3, और प्लस क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है, इसको गर्म करने पर क्या बन रहा है, सल्फर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ठोस है, ये भी आपका ठोस बनेगा, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस। इतना बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल 2 होता है,
यही ना होता है। अब देखिए ये क्या बनाएगा, ये इसको सीसा नाइट्रेट भी कहते हैं या फिर लेड नाइट्रेट भी करते हैं। इसको अगर हम लोग गर्म कर देते हैं तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा क्या चीज, लेड ऑक्साइड में, और फिर क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस निकालेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है, तो संतुलित करिए, तो संतुलित करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे और फिर मिला लीजिए। ठीक है, ये होल 2 का मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ 2 नाइट्रोजन है और फिर इधर 2 गुना हो रहा है, तो कितना होना चाहिए 4 नाइट्रोजन, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए 4 से गुना कर दिया। लेड कितना है 2 है। अब दोनों तरफ मिला लीजिए आप, ये क्या है संतुलित समीकरण है। अब ध्यान रखिएगा कि संतुलित करते समय इसके इसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग अगर इसको फार्मूला बनाने के लिए आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, क्योंकि देखिए ये नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट है, तो इसका संयोजकता कितना होता है 2 होता है, इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका संयोजकता देखिए, लेड का संयोजकता कितना होता है 2 प्लस, और नाइट्रेट का कितना होता है, इसका संयोजकता जो हो जाएगा ये होता है -1। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस करते हैं तो इस तरह से फार्मूला बनता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फेट का भी, इसमें +2 हो जाएगा, इस पे क्या होगा -2, ये क्या हो जाएगा -2, और ये आपका 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन पे क्या होता है 1 होता है, हाइड्रोजन पे क्या होता है +1 होता है। तो इसको क्या करते हैं फिर क्रॉस करते हैं तो ये बनता है। ये आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में। ठीक है, तो आपको फार्मूला में कोई अंतर नहीं करना। चलिए हम लोग देखते हैं, ये सब में हम लोग देखते हैं कि क्या देख रहे हैं कि इसमें सभी में ऊष्मा दे रहे हैं, सभी में क्या कर रहे हैं ऊष्मा दे रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ इसको हम लोग कह सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्यों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, गर्म कर रहा है तब ना बन रहा है जी, टूट रहा है तो इसको अवशोषण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया और क्या होता है कि एक वैद्युत अपघटन द्वारा भी होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको देखिए ये जल है और जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आप क्या करिए एक इस तरह से टब ले लीजिए और इसमें क्या करिए 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड ले लीजिए, इसको रबर से बंद कर दीजिए, इसको एक 6 वोल्ट बैटरी से इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो और इसमें थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए। इसको अगर घर पे आपको करना है तो क्या करिएगा इसमें थोड़ा सा आप नमक ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये आयन देगा जो विद्युत का क्या होता है चालक। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि यहां पे आप चाहें तो परीक्षण ट्यूब भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर घर में लीजिएगा इलेक्ट्रोड लीजिएगा तो दोनों से क्या निकलेगा बुलबुला निकलेगा। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये देखिए ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। तो माइनस वाला को कहते हैं इलेक्ट्रोड को कैथोड और इसको हम लोग कहते हैं क्या एनोड। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे प्लस आपका हाइड्रोजन जाएगा, इसको हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी एक वियोजन का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जल ही खंडित होकर के क्या बना रहा है, यानी एक प्रतिफल टूट करके 2 प्रतिफल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन गैस का जो आयतन होगा वो ऑक्सीजन का दुगना होगा। यानी आप देखिएगा कि जहां पे हाइड्रोजन गैस है यहीं पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो ये क्या होगा इसके आयतन का दुगना होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है H2O।
यहाँ पर आयतन क्या है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन से दुगना है। इसी तरीके से ये जैसे आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो गया या फिर जो आपका सिल्वर क्लोराइड हो गया, इसको भी आप प्रकाश में छोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, ये सिल्वर और ये ब्रोमीन में टूट जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन भी क्या होगा, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये सूर्य के प्रकाश में फोटोलिसिस होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ये टूट जाता है। चलिए हम लोग विस्थापन या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन या फिर इसको हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, ठीक है, उसमें जिंक डालते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लिए और उसमें हम लोग जिंक डालें, तो यहां पर क्या होगा, बनेगा क्या, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा और जिंक सल्फेट बनेगा। अब ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि देखिए जिंक जो है अभिक्रिया ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कॉपर सल्फेट से जिंक जो है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर जो सल्फेट से अभिक्रिया करता है उससे ज्यादा अभिक्रियाशील आपका क्या है, जिंक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है, तो उसके क्या करेगा, उसके विलयन से उसको विस्थापित कर देगा। तो जैसे यहां पर क्या किया है, ये विस्थापित कर दिया है, ठीक है, और यहां पे जिंक सल्फेट बन गया है। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि ज्यादा क्रियाशील, ठीक है, ज्यादा क्रियाशील परमाणु जो होता है कम क्रियाशील परमाणु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसी तरीके से आप आयरन को कॉपर सल्फेट में डालिए तो क्या होगा, आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब ये कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है तो ये कैसा कलर का होता है, नीला, और जब फेरस सल्फेट बनेगा तो कैसा हो जाएगा, हरा। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग एक क्रियाशील समूह याद रखिएगा, क्रियाशील समूह, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा धातु जो है किससे ज्यादा क्रियाशील समूह है। तो देखिए आपका जो सोडियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, और उसके बाद फेरस, उसके बाद टीन, और उसके बाद कॉपर, और उसके बाद सिल्वर, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, पारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ज्यादा से कम क्रियाशील तत्व। इसको आप ध्यान रखिएगा तो ये आपको विस्थापन अभिक्रिया लिखने में आसानी होगा। अब चलिए हम लोग लिखते हैं डबल विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। द्वि विस्थापन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान, मतलब परिवर्तन के कारण बनता है। जैसे देखिए यहां पर मान लिया जाए कि हम लोग उदाहरण लेते हैं, ठीक है, आपका सोडियम, ठीक है, क्या लेते हैं इसमें, सोडियम सल्फेट, और क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, ठीक है,
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लेते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, यानी यहाँ पे बनेगा क्या, बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, देखिए अब ये इसका विस्थापन हो रहा है। देखिए मैं इसको आपको समझाता हूं। विस्थापन अभिक्रिया भी इसको हम लोग कहते हैं, द्विविस्थापन को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट जो बन रहा है, इसके विलयन में देखिएगा तो ऊपर क्या होगा, ठोस के रूप में ये विस्थापित हो जाता है और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर क्या हो गया, यहाँ पे जो बेरियम होता है, बेरियम पे 2+ आयन हो गया और सल्फर पे क्या हो गया, 2- आयन हो गया। इसी तरीके से इस पे प्लस आयन है, इस पे क्लोरीन पे माइनस आयन है। तो यहां पर क्या होगा, आयनों का विनिमय हुआ है। आयनों का क्या होता है, यहाँ पे विनिमय होता है, आयनों का विनिमय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ठोस के रूप में विलयन में, ठीक है, विस्थापित हो जाता है। जैसे यहां पर बेरियम सल्फेट, इसका रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, येलो। ठीक है, तो येलो यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे विस्थापित हो जाता है। अब हम लोग अपचयन उपचयन अभिक्रिया देखते हैं। हम लोग अपचयन और उपचयन अभिक्रिया देखते हैं। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझते हैं। अपचयन अभिक्रिया जो होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर इसको हम लोग और क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन से संयोग करेगा। ऑक्सीजन से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन से संयोग करता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये संयोग करता है और यहां पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन निकालता है। ऑक्सीजन निकालता है, अपने से ऑक्सीजन को निकालता है। इसमें क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकालेगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से संयोग करता है, ये हाइड्रोजन से संयोग करता है। अपचयन अभिक्रिया में या अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, संयोग करेगा। जैसे आप क्या करिए, कॉपर को ऑक्सीजन में गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, साथ साथ होती है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होगा, साथ साथ होगा, इसीलिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे क्या करिए आप, ये कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड, उसको है ना हाइड्रोजन के साथ गर्म करिए तो क्या बना देगा, कॉपर, और फिर जल बनाएगा। इसमें क्या देख रहे हैं, ये यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, अपकरण में, उपचयन अभिक्रिया में मदद कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ये अवकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, यानी अवकरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं
ऑक्सीजन इससे जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण में मदद करेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीकारक बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा तभी आपका क्या होगा, अवकरण। ठीक है, अवकरण इसका होगा तभी कहीं ना कहीं, ये देखिए इसका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यानी क्या कहा, ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कॉपर से निकला तभी ना इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ये इसीलिए इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीकारक कहते हैं। और हाइड्रोजन जो जल बन रहा है तो ये क्या बन रहा है, ये इसका क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तभी ना जल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये अवकारक है, अवकारक है, क्योंकि ये अवकरण में मदद कर रहा है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका जो है आप लोग देखा होगा कि आयरन को जब हम लोग छोड़ देते हैं खुले में तो क्या होता है, वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो उसका क्या होने लगता है, वो जंग बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से सिल्वर को और कॉपर को जब हम लोग वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसका क्या होने लगता है, उसका संक्षारण होने लगता है। क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, यही ऑक्साइड बनने के, ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, तो लो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा तो आयरन का रंग कैसा हो जाएगा, तो आप देखिएगा भूरा कलर का हो जाएगा। और सिल्वर को छोड़ देते तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। चांदी को जब छोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, तो चांदी का रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। उसी तरह के कॉपर को आप छोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका हरा होने लगता है। इसी तरह इसका दैनिक जीवन में भी ऑक्सीकरण अपकारक का जो है अपकरण अभिक्रिया का उदाहरण मिलता है। जैसे आप देख लीजिए कि जब आप लोग भोजन को, ठीक है, भोजन को जब हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, भोजन को जब हम लोग छोड़ देते हैं, जब भोजन को हम लोग छोड़ देते हैं तो उसमें जो तेल और वसा होता है, तेल और वसा, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, जिसमें उसमें क्या होता है, विकृत गंधीयता। ठीक है, रैंसिडिटी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं ताकि क्या हो कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जैसे आप लोग देखे होंगे कि फूड पैकेज जो पैक में आता है, पैकेट में भरा हुआ था, उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि क्या हो कि वो जो फूड प्रोडक्ट है, वो जो उसमें जो फूड है, ठीक है, चिप्स वगैरह जो आता है पैकेट, उसमें देखिएगा कि गैस भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन वगैरह, ताकि वो उसका तेल और वसा जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करे। ठीक है, तो इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग है। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।